हाय देयर। बड़े महंगे किरदार हैं जिंदगी में जनाब, वक्त वक्त पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मनीष जैन एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ अपने चैनल हॉबी टू पैशन, अ गेटवे टू इन्फॉर्म्ड स्टॉक एनालिसिस के एक नए एपिसोड में एक नए स्टॉक के साथ में आपके साथ चर्चा करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स बिगिन। That's the channel. That's my introduction. नए जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं वो इसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी हो इसके संदर्भ में तो मेरे को कमेंट पे आप पिंग कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। डिस्क्लेमर इम्पॉर्टेंट है, मैं हर एपिसोड में बोलूँगा, इसमें भी बोलता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स जो भी मैं इस चैनल पे दिखा रहा हूँ और जो भी मैं स्टॉक्स के बारे में इसमें डिस्कशन करूँगा, ये पूरी 100% मेरी निजी राय है, और कोई भी इस राय के ऊपर अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें नफ़ा और नुकसान के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। मैं, मेरा चैनल और या मेरी टीम का कोई भी सदस्य इसमें भागीदार या इसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो आप एक बार अपने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में इसके ऊपर जरूर चर्चा करें, उसके बाद में ही निवेश का कोई भी उचित निर्णय ले लें। तो लेट्स गो। आज का जो स्टॉक मैं लेके आया हूँ वो है कैनफिन होम्स लिमिटेड। कैनफिन होम्स एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसका मैं बैकग्राउंड आपको पहले देना चाहूँगा, और ये है इसका बैकग्राउंड और फंडामेंटल्स। कैनफिन हाउसिंग एक हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी है जो केनरा बैंक ने 1987 में, जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ शेल्टर फॉर होमलेस था, उसके लिए उस साल में इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था। और ये इनकॉर्पोरेट फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी जो कि किसी नेशनलाइज्ड बैंक ने अपनी सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, स्पेशली फॉर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। तो ये इनकॉर्पोरेट किया था केनरा बैंक ने, और जॉइंटली इसके साथ में प्रोमोटर्स थे कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, यूटीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक नहीं, आईसीआईसीआई, बिकॉज वो ये चारों ही एंटिटीज उस वक्त बड़ा अच्छा काम कर रही थी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में। तो उसी वक्त नेशनलाइज्ड बैंक में जो केनरा बैंक ने ये वाली कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी। इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है अभी रिसेंटली जुलाई 23 में 909 रुपये 80 पैसा, और लाइफ टाइम लो तो वे बैक बिफोर जनवरी 1999। तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ होगी, बट अब इसका कोई एक्चुअल में वैसा औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि 2 रुपये के देश में लगभग 1000 रुपये का शेयर हो गया है। और मार्केट कैप है इसका एज ऑन टुडे 10,959,000 करोड़। ये इसका मेजर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको इसलिए अलग से इस बार मैंने ये स्लाइड बनाई है पर्टिकुलरली, बिकॉज इसके अंदर आप देखेंगे, ऑल्दो मेरे पास में पिछले 10-12 साल का डेटा था, बट इस स्लाइड में आपके सामने पब्लिश करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने फिर भी कोशिश की है कि 1-1.5 साल का आपके समक्ष रखूँ ये, कि प्रोमोटर जो है इसका मैक्सिमम ऑब्वियसली उसके पास शेयर होल्डिंग केनरा बैंक के पास में है इसकी, तो वो कंसिस्टेंटली 30% पे स्टैंड कर रही है। एफआईआई अपना अपना पोर्टफोलियो देखिए कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। मार्जिनल डिप आया था खाली बीच में एक जगह सितंबर 23 में जो क्वार्टर एंड हुआ था उसमें मार्जिनल डिप आया था, बट अगेन वो रिकवर करके 11.10% शेयर होल्डिंग इसकी एफआईआई इसके पास में है, और 28.50% डीआईआई इसके पास में है, जो कि एक अच्छा
एक स्ट्रॉन्ग साइन दिखाती है कि इसकी शेयर होल्डिंग सेफ हैंड्स में है और जो वैल्यूड इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में होता है, और 30.50% पब्लिक के पास में है. सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर आवर एनालिसिस. पीयर कंपैरिजन में करता हूँ. मैंने पीयर कंपैरिजन इसका किया है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड से, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से, आवास फाइनेंसर से एंड होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड से. बेसिकली क्या है कि मैंने कंपनीज जो सेलेक्ट की है वो 3 कंपनी जिससे ऊपर है मार्केट कैप में और एक कंपनी से नीचे, सो दैट वी कैन हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि इसके ऊपर की कंपनीज किस ढंग से मार्केट में मूव कर रही है और इसके नीचे. तो अराउंड एक जो स्पेक्ट्रम हमारे पास एक ब्रॉड एरिया बन जाता है, एक रेंज मिल जाती है हमें अंडरस्टैंडिंग और पीयर कंपैरिजन में कि ये कहाँ पर फिट कर रही है और कहाँ पर ये आउट परफॉर्म कर रही है या कहाँ पर ये लैग कर रही है. हमारी जो आज की सेलेक्टेड कंपनी है कैनफिन होम्स लिमिटेड. सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट कैप जैसे मैंने बताया 10,929,000 करोड़ है. एंड इसके ऊपर इन 5 में सबसे ज़्यादा एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का है जिसका 18,500 करोड़ के आसपास का वैल्यू मार्केट कैप है, एंड द लोअर बिंग 8,840 करोड़ ऑफ होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी. रेवेन्यू 3,337. ये अभी लेटेस्ट का जो दिसंबर एंड तक का जो 12 मंथ्स है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स है, उसका जो रेवेन्यू है वो ये सामने आया हमारे. नेट प्रॉफिट 707 करोड़. इट्स गुड कंपेयर्ड टू द अदर 4 peer companies, एंड द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 21%. वो एक अभी आई शुड से ये बड़े चीपर मेरे को लग रहा है कि रेट्स पे, क्योंकि काफ़ी पुरानी है, सरकारी कंपनी की एक सब्सिडरी है, तो ऑब्वियसली इनके नॉर्म्स और इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने हाई नहीं होते हैं मार्केट से. तो बट दे आर वेरी सिलेक्टिव इन गिविंग द लोन बिकॉज उनके जो नॉर्म्स होते हैं लोन जो डिस्बर्स करने के वो बड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं बिकॉज, और इनके कोई हिडन कॉस्ट्स भी नहीं होते. तो पीपल जनरली प्रिफर गोइंग फॉर अ होम लोन आई मीन विद दिस कंपनीज. मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी कोई सब्सिडरी या LIC हाउसिंग फाइनेंस या PNB हाउसिंग इन सबको इसके साथ नहीं लगा बिकॉज दे आर वे अहेड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक. तो इसीलिए वो कंपैरिजन फिर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन अगर हम चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता. इसलिए मैंने इसको अवॉइड करके ये इक्वली इसी रेंज की चार दूसरी कंपनीज के साथ में इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ. प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15.45. It's a healthy sign. Slowly it's picking up, and return on equity it is best in class. 18.60% जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कि जितना ये इक्विटी इसके अंदर इन्वेस्टेड है वो शेयर होल्डर फंड्स को जिस ढंग से बढ़ा रही है, दैट इज 18.60%. दैट इज अ हेल्दी साइन. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जितना पैसा आप देख रहे हैं 4,044 करोड़ का इसने डिसबर्समेंट दिया है. बेसिकली ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव क्यों दिखता है कि ये तो इसका कोर बिजनेस है ना, कि लोन लेके और लोन आगे डिसबर्स करना, सस्ते में लेना महंगे में देना, और ये और डिफरेंस का जो बीच का जो डिफरेंस है वो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और इनका प्रॉफिट मार्जिन होता है. सो दिस इज ऑलवेज हेल्दी साइन कि इसका देखिए 4,044 करोड़ का इसके पास में नया बिजनेस आया है TTM दिसंबर एंडेड दिसंबर 23 में. सो इट्स ए हेल्दी साइन दैट इसका पूरा का पूरा पैसा अच्छा, ये जो इसका मार्जिन मिलेगा इसको 4,044 एज अगेंस्ट 4,370 करोड़ जो इसने बाजार से डिपॉजिट उठाए और आगे लोन डिस्पर्स किया है, तो इसका एक हेल्दी साइन है जो है कि एक ग्रोथ का वो मिलेगा इसको कुशन मिलेगा. और फर्दर रेशियोज में हम आते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.36% स्टडी है, इस पीयर कंपैरिजन में लोवेस्ट है, बट इट्स ए स्टडी साइन दैट जो 4,044 करोड़ का आपने देखा था कि कैश आउटफ्लो हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, वो क्वेश्चन इसको अब मिलने वाला है जब हम मार्च 24 के रिजल्ट्स देखेंगे, प्रोबेबली कंप्लीट ईयर के ऑडिटेड रिजल्ट्स देखेंगे.
तो वी विल फाइंड दैट इट दीज नंबर्स आर ऑन द हायर साइड, एंड ये हमारे को एक हेल्दी हेल्दी साइन मिलेगा इसमें, ग्रोथ के लिए, इस स्टॉक के ग्रोथ के लिए पोटेंशियल मिलेगा। बिकॉज ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं ये ऑडिटेड नहीं होते हैं, ये सिंपली रिव्यूड रिजल्ट्स होते हैं। तो इनमें कोई भी अगर एरर छूट जाती है या रह जाती है तो दैट कैन इम्पैक्ट द सेंटिमेंट ऑफ द स्टॉक। तो इसलिए ये जो नंबर्स हैं ये ज़्यादा ऑथेंटिक मिलेंगे हमें मे बी इन द मंथ ऑफ मई 2024, जब इसके ऑडिटेड रिजल्ट्स पब्लिश होने वाले हैं, ईयरली ऑडिटेड रिजल्ट्स। तो ये ज़्यादा नंबर अच्छे हेल्दी नज़र आएंगे हमारे को। रेवेन्यू ग्रोथ बेस्ट बढ़िया हो रही है 32.19% ईयर ऑन ईयर। इबिट ग्रोथ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, उसकी भी 30% की ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है इसके पास में। और 22% की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ अच्छी हो रही है 23.26%। बुक वैल्यू में ग्रोथ आ रही है 18.93%, बेस्ट इन अमंग द पीयर्स। और प्राइस अर्निंग रेशियो अगेन वो 4044 करोड़ का जो क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें इसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। प्लस प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अगर प्राइस सप्रेस्ड है दैट मीन्स देयर इज अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू फॉर द स्टॉक टू take off from here. And price to book value again 2.72 times, that's इसमें बहुत अच्छा एक हेल्दी साइन नज़र आ रहा है कि इसमें अब पोटेंशियल है कि अपने पीयर्स के भी बीट कर सकता है ये आने वाले टाइम में। डिविडेंड यील्ड 0.41%। जनरली वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि ये कंपनीज ज़्यादा डिविडेंड के ऊपर देती है, बिकॉज दे आर मोर इनटू डिसबर्सिंग द लोन्स एट अ हायर रेट। वो क्योंकि उनका कोर बिजनेस है और वो फंड्स भी बोरो करके लेती है, तो बोरोड फंड्स को डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देना कहीं से भी एक वाइज डिसीजन नहीं होता है मैनेजमेंट का। दे वुड ऑलवेज वांट दैट शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मे बी प्राइस इन द मार्केट कैप बढ़ना चाहिए, अर्निंग्स में आए तो उसके बाद बुक वैल्यू के अगेंस्ट में प्राइस बढ़ना चाहिए। सो ऑल दोज आर डिपिक्टिंग द प्राइस, the shareholders value. So this is something that are the positive, and the least but not the last one जो है एंटरप्राइज वैल्यू की जो रेशियो है, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो 13.21। दिस अगेन इज सप्रेस्ड। ये इसमें भी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जब ऊपर के 4 रेशियोज जो हमने देखे वो बढ़ेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और एंटरप्राइज वैल्यू अगर बढ़ती है तो दिस इज द रियल साइन कि शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ रही है। एंटरप्राइज वैल्यू क्या है? शेयर होल्डर्स फंड जो मार्केट कैप है, प्लस लॉन्ग टर्म डेट है, प्लस जो भी माइनॉरिटी इसके अंदर होती है वो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट होता है, और माइनस इसमें से जो डिडक्ट करते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जो भी होते हैं, दैट इज एक्चुअली एंटरप्राइज वैल्यू। वो अगर 13.21% है तो देयर इज अ ग्रेटर स्कोप, एनीथिंग लेस देन 20 इज कंसिडर्ड एज ए अंडरवैल्यूड शेयर। सो आई एम वेरी वेरी होपफुल कि ये बड़ा अच्छा पोटेंशियल है इस कंपनी, इस स्टॉक के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्टर में। अब आते हैं हम इसके टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स में मैंने देखा है कि वही स्टडी वॉल्यूम्स के साथ में चार्ट मूव कर रहा है, और स्पेशली मैंने जो देखा मेरे पास में जब मैं आज इसकी एनालिसिस कर रहा था, तो ऑल दो बाइंग इसमें बड़ी स्टडी हो रही है, ग्रीन कैंडल्स बड़ी अच्छी बन रही हैं। सेलिंग जब होती है तो एक वो स्टैंडर्ड सेलिंग की कैंडल जो बनती है वॉल्यूम की, वो उतनी ही बन रही है, बट जो कैंडल का जो एक्चुअल में चार्ट पे साइज होता है वो बड़ा होता है। सो दिस इज समथिंग जो हमें एक पॉजिटिव साइन देता है कि देर आर नो बायर्स पर से, जो कि अगर हम कोई भी अगर प्रॉफिट बुक कर रहा है तो बहुत थोड़े वॉल्यूम में वो शेयर बहुत जल्दी गिर जाता है। सो दिस इज ए हेल्दी साइन कि उसके बीच में कहीं रोकने वाला नहीं है। पीपल आर होल्डिंग द शेयर्स at their level and they want to book the profit at the particular level only। बीच में कहीं भी ये नहीं है कि इसके अंदर सेलर्स जगह जगह पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं। सो दिस अगेन इज ए हेल्दी साइन फॉर मी।
अगेन ऑक्सीलेटर्स में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, एक मेरा कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहे हैं हायर टाइम फ्रेम में, जो मैं बड़ा अच्छा लगता है मेरे को कि इट्स ए हेल्दी साइन। और 52 वीक हाई लो वो उसमें डिफरेंस है, 909 के अगेंस्ट में 508 रुपए का 52 वीक हाई लो है, जो कि अपॉर्चुनिटी देता है हमारे को ये देखने के लिए कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। और कंसिस्टेंटली जैसे मैंने देखा कि इसने हायर हाई और हायर लोज बनाए हैं, और अपना जो सपोर्ट लेवल है उसको ये कंसिस्टेंटली मेंटेन करके चल रहा है, स्पेशली फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ 2023, लास्ट ईयर के सेकेंड हाफ के बाद से ये कंसिस्टेंटली अपने जो भी सपोर्ट लेवल है उसको मेंटेन करके चल रहा है। सो ऑल दीज हैविंग mentioned here, these all are the positive signs जो मैं मानता हूं इस स्टॉक के लिए है। ये इसका टेक्निकल चार्ट है, आप इसके अंदर देखिए कि ये जो 2023 का स्पेशली जो 0.382 का जो फिबोनाची लेवल है, ये इसके अंदर इस गोल्डन जोन में जब एंटर किया, इस गोल्डन जोन में देख लीजिए कंटिन्यूसली हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, प्लस एक जो सपोर्ट है उसको बड़े अच्छे से मेंटेन करके चल रहा है इन द लेटर हाफ ऑफ 2023। ये आप देखिए 761 का जो लेवल है, ये इसके ऊपर काफ़ी दिन तक इसके ऊपर बाइंग सेलिंग का मतलब जो जंग थी वो काफ़ी टाइम तक चली है, इसके ऊपर कई महीनों तक चली है। उसके बाद में अल्टीमेटली अभी पिछले स्पेशली ये नवंबर के से नवंबर नहीं रहा था, दिसंबर से आई शुड से कि दिसंबर से इसने एक उस लेवल को ऑनर करने के बाद में अप मूव दिया, और फिर भी जब भी इसके अंदर ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया तो इसका 761 का जो लेवल है वो टूटा नहीं, वो मेंटेन रहा है। और अभी इस मंथ में स्पेशली जो फरवरी में महीना में चल रहा है, इसमें स्पेशली इसने अच्छा एक मूव दिया है, अपना अच्छा एक मूव अपसाइड मूव दिया है, जो कि एक हेल्दी साइन है इसके और आगे आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज पीछे का हम देखते आ रहे हैं कि फंडामेंटली जो डिस्कस किया हमने, और जो टेक्निकली भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हमारी रीडिंग्स थी वो भी हमने डिस्कस किए, तो ऑल दोज थिंग्स आर टेकिंग मी टू अ कंक्लूजन दैट it should make a new lifetime high in in the months to come. So ये मेरा एक टेक था इसके ऊपर, इस स्टॉक के ऊपर अभी तक का जो, अब तो इसका फाइनली ये निकालते हैं हम इसका कि टारगेट क्या रखेंगे। टारगेट देखिए, टारगेट की तरफ डिस्कशन करते हैं कि उससे पहले आज का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 813 रुपये 30 पैसा था एनएससी के ऊपर, और हाई आज इसका बनाया था 857 रुपये 80 पैसा, क्योंकि लेटर हाफ में अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी आज मार्केट में, तो ये स्टॉक को ये स्टॉक में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट इट इज़ नॉट अ वीक साइन। बबल नहीं बनना चाहिए, धीरे धीरे अगर स्टॉक एक लेवल में बढ़ जाता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती रहे, तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है बायर का और इन्वेस्टर का भी कि हाँ अब ये इट इज़ नॉट गोइंग टू टर्न अराउंड, और धीरे धीरे रिट्रेसमेंट इज ऑलवेज गुड देन अ फॉल, ये एक मेरा मानना है। तो इसके लिए अब मैं ये मानता हूँ कि इस सारे पैरामीटर्स के ऊपर जो डिस्कशन किया है, इसका टारगेट प्राइस मैं लेके चल रहा हूँ कि अपने पिछले लाइफ टाइम हाई को बीट करते हुए दिस टाइम इट शुड रीच प्लेस बिटवीन 950 एंड 1100 पर शेयर इन द टाइम टू कम। इसका स्टॉप लॉस मैं रखूंगा 721 रुपये पे, बीइंग द मेरा एक पिछले महीने का जो भी लो था उसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस लेके चलूँगा, और दिस मेक्स द स्टॉक कंसिस्ट कंपैरेटिवली, बिकॉज ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, आगे हम इसमें इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो इसका 1:3 का रिवॉर्ड रेशियो मैं लेके चल रहा हूँ, और एक कंजर्वेटिव टाइम जोन में लेके चल रहा हूँ इसके लिए, होराइजन इसको मीट करने के लिए 950 से 1100 के, तो ये 6 से 9 महीने का मैं टाइम जोन लेके चल रहा हूँ। बट आई एम वेरी होपफुल कि ये वी शुड सी दीज लेवल्स इन द मंथ ऑफ मई और जून, प्रोबेबली ये हमारे को लेवल मिल जाना चाहिए। बट कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड, और फंडामेंटली एंड टेक्निकली हमने ये सारी चीज़ें आज डिस्कशन की है इसके ऊपर, तो आई एम होपफुल दैट वी शुड वेरी सुन सी द स्टॉक reaching to these levels, higher levels or lifetime high levels. So these are the acknowledgements.
जो मैंने इस स्लाइड में डेटा लिया है, तो मेरे सोर्सेज ये सब हैं: विकीपीडिया, ट्रेडिंग व्यू, investing.com, google.co.in, canfinhomes.com की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, एंड moneycontrol.com भी से भी मैंने कुछ डेटा का सपोर्ट लिया है. So these are the, you know, the acknowledgement and sources for my presentation and the data today. So that's about it in this stock analysis in today's episode. और अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा. अभी मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले मेरे से बातचीत की थी उन्होंने, और उनकी भी एक बड़ी अच्छी जेन्युइन इनपुट आया है मेरे पास में फॉर यू नो मेरे इसमें एनालिसिस के अंदर कुछ और पैरामीटर्स को ऐड करने के लिए. सो आई एम वर्किंग ऑन दोज. मैं अपने एनालिसिस को और अपग्रेड कर रहा हूँ अभी, और प्रोबेबली इन द टाइम्स टू कम, शायद नेक्स्ट एपिसोड या उसके बाद के एपिसोड्स में मैं वो पॉइंट भी ज़रूर इंक्लूड करूँगा. और आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के साथ में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी मैं साझा कर सकूँ जो कि आने वाले टाइम में जिनमें पोटेंशियल होगा कि वी कैन सी देम राइजिंग मैनी फोल्ड्स. वो ऐसे मल्टी बैगर्स मैं मान के चल रहा हूँ, BAGGERS, बैगर्स, मल्टी बैगर्स, कि वो आप लेके अपने डीमेट अकाउंट में रख दीजिए, एंड प्रोबेबली 2-3 साल 4 साल बाद में जब उनको देखें तो वो कई गुना बढ़ चुके होंगे अपने प्राइस में. तो मैं एक पेनी स्टॉक्स के ऊपर भी बड़ी जल्दी एनालिसिस करके, और मैंने कुछ स्टॉक्स के ऊपर काम में लगाया है मेरी टीम को, और बहुत जल्दी मेरे सामने रिजल्ट्स आने वाले हैं. तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये बड़े स्टॉक्स, जैसे आज की तो मिड कैप सेगमेंट की ये कंपनी थी, लार्ज सेगमेंट, मिड सेगमेंट और स्मॉल एंड द पेनी, मैं सारे सेक्टर्स को मैं टच करना चाहूँगा, और सब में से जो क्रीम स्टॉक्स हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा. और आपके जो भी उसके अंदर स्टैंड रहेगा वो आप मेरे साथ में ज़रूर साझा करते रहना, इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स टू द वीडियोज़, और टू माई सोशल मीडिया हैंडल्स, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल हो आप वहाँ पर दीजिए. और दूसरी बात कि आपके जो भी स्टॉक्स हैं, आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आप एनालिसिस करना या करवाना चाहते हैं, जिनके ऊपर आप मेरी हेल्प चाहते हैं, यू आर ऑलवेज फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स. एंड पेटीएम के ऊपर कुछ मेरे मित्रों ने क्वेश्चन पूछा था कि पेटीएम का अब आप क्या लग रहा है. सी, पेटीएम का भविष्य मेरे हिसाब से अभी इतना ब्राइट नहीं लग रहा है मुझे, अनलेस देर इज़ अ वेरी क्लियर मैंडेट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मैं देख रहा था कि पेटीएम ने एज मैनी एज 5 टाइम्स रिजर्व बैंक की वार्निंग्स को इग्नोर किया था, कुछ वार्निंग्स को समरीली इग्नोर किया था, और कुछ वार्निंग्स को उसने नेग्लिजेंटली हैंडल किया था in terms of data and the KYC of the customers and जो भी compliances थे उससे related. So ये वो नहीं उसने इग्नोर किया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो एपेक्स बैंक है उसके वार्निंग्स को अगर इग्नोर किया जाएगा तो ये होना था, ये दिस इज़ नॉट गुड. बट अगर एक ही पैन कार्ड के ऊपर, एक ही पैन नंबर के ऊपर 1,000 वॉलेट्स या 1,000 अकाउंट्स एक्टिवेटेड है, दोज आर नॉट अ जोक. आई मीन दिस इज समथिंग दैट इज़ नॉट गुड. इवन अब कोई भी बैंक भी इसके साथ में अगर टच करना चाहेगा तो बैंक के लिए भी एक बड़ा अपहिल टास्क होगा कि जो KYCs हैं, जो इसके पास में कई करोड़ के रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं, मर्चेंट्स हैं इसके पास में, वो मर्चेंट्स के पास में वो रजिस्टर्ड ही नहीं है. इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ पैन, जिनके KYC कंप्लीट नहीं है, और बैंक के लिए बहुत बड़ा अपहिल टास्क होगा उन कस्टमर्स के लिए और उन मर्चेंट्स के लिए KYC कंप्लीट करके और उनको रेगुलराइज करना. क्योंकि अगर ये इतना इजी होता तो पेटीएम आज इस स्टेज में नहीं होता. सो दैट्स अ बिग डील. बट एक रे ऑफ होप दिख रही है. दैट्स अ वेरी रिमोट थिंग कि रिलायंस जियो मनी ने इसके अंदर अपनी दिलचस्पी दिखाई है, along with another powerful fund house, कि इसके जो वॉलेट बिजनेस को है, जो कई करोड़ वॉलेट्स हैं
इसके वो बिजनेस को टेक ओवर करना चाहेगा, बट दैट्स अ रिमोट पॉसिबिलिटी, बिकॉज उससे पहले आरबीआई के कई सारे नॉर्म्स हैं जो पूरे करने होंगे पेटीएम को भी, और जो बायर है, प्रोस्पेक्टिव बायर है, उसको भी अपने नॉर्म्स कई सारे हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। तो वो टाइम बताएगा, प्रोबेबली बाय द मिड ऑफ मार्च वी शुड हैव सम क्लैरिटी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बीच में क्लैरिटी, बिकॉज 29th ऑफ February तक का तो इसके पास में टाइम है टू रेगुलराइज द थिंग्स इफ पॉसिबल फॉर देम। अदरवाइज इसके जो फर्दर जो मनी ऐड, ऑटो मनी ऐड करने का, जो वॉलेट्स में ऐड करना और इसके थ्रू पेमेंट्स करने का था, वो सारा चीज़ एक बार के लिए तो स्टैग्नेंट होने वाला है। सो एज ऑफ नाउ आई शुड, मेरी निजी राय यही रहेगी सभी के लिए कि इस स्टॉक को आने वाले टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए इसको अवॉइड किया जाए। डोंट फील कि ये अदानी का जैसे मौका मिला था हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में, तो उसी ढंग से इसमें भी कुछ, डोंट फील टू दोज ग्रीड लाइन्स, मोह, क्रोध और लोभ, यही चीज़ है जो आदमी को ख़राब करती है। तो आप लोभ में मत जाइए, ग्रीड में मत जाइए। इस स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अवॉइड दिस स्टॉक टू द एक्सटेंट पॉसिबल, क्योंकि एंड अगर जिसके पास में पड़ा है तो अब लॉस बुक करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास में आईपीओ में ये पैसा, इसमें ये स्टॉक अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो डोंट बुक द लॉसेस, बिकॉज ऑलरेडी आपका स्टॉक 20% पे आ चुका है, 20-25% पे। सो देर इज़ नो आई मीन, क्या होगा, आप 300-400 में अगर आपके पास 30-40-50 शेयर्स होंगे या उससे ज़्यादा भी होंगे, तो एक बड़े चंक का अगर 25% रह गया है, 75% तो आपकी जो वैल्यू है वो वहीं इरोड हो गई है। तो इट डजेंट मेक सेंस टू बुक लॉसेस, कीप द स्टॉक इंटैक्ट। मे बी 1 month डाउन द लाइन वी शुड हैव सम क्लैरिटी, तब देखा जाएगा कि इसके ऊपर क्या। बट वन थिंग, ये एक रे ऑफ होप मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन आएगा, इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज इतने सारे जो इसके खाता धारक है, जो इसके मर्चेंट्स हैं और जो वॉलेट्स बिजनेस है, ये इस ढंग से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो खैर अभी नहीं हुआ है। आरबीआई, एपेक्स बैंक इसको इतना बड़ा नुकसान जो इसके यूजर्स हैं उनको नहीं होने देगी। तो प्रोबेबली वी शुड एक्सपेक्ट समथिंग कि कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, ऑन द पॉजिटिव नोट, इसके जो कॉम्पिटिटर्स थे लाइक फ़ोन पे, गूगल पे, ऑल दोज, ये सब मर्चेंट्स को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि इसके जितने भी जो भी मर्चेंट्स थे और सब्सक्राइबर्स थे, वो लोग अब अपना जो यूटिलिटीज़ है वो यहाँ से हटा करके और उनमें रजिस्टर करके प्रोबेबली मोर रेगुलराइज्ड वे में उन लोगों के साथ में काम करेगा। बिकॉज यहाँ से जो सबक मिला है इन बाकी मार्केट प्लेयर्स को कि केवाईसी का कितना इम्पोर्टेंस है, वो उससे आई एम होपफुल कि अब इनके पास में जब ये नए मर्चेंट्स अपना जो क्यूआर कोड का जो पेमेंट एक्सेप्टेंस और जो वॉलेट का बिजनेस है वो वहाँ जब पहुँचेगा, तो वो बड़े स्ट्रिंजेंट नॉर्म के साथ में इनको एक्टिवेट करेगी। तो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा, तो उनके पास में क्लीन बिजनेस पहुंचेगा। और क्लीन बिजनेस इज ऑलवेज गुड देन वन पर्सन विद अ क्लीन बिजनेस इज ऑलवेज गुड देन टू विद dirty hands. So this is all about in this video on the Paytm side also, क्योंकि ये important एस्पेक्ट था मेरा आप लोगों के साथ में साझा करना, जो मेरी रीडिंग थी इन कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में जो पेटीएम के ऊपर अपडेट्स आए हैं। सो हैविंग सेड दैट, दिस इज ऑल अबाउट पेटीएम एंड द कैनफिन होम्स। आज का जो स्टॉक था इसके ऊपर आपकी जो भी कमेंट्स हैं मैं उनको वेलकम करूंगा। मेरे को बताना कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो, और प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द वीडियो with all your full wholehearted efforts. Thank you very much. I take a kind leave. This is my social media presence. Consider subscribing them as well. Bye. Bye.